नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डेटॉल स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि डेटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया कार्यक्रम आज बहुत व्यापक कार्यक्रम बन गया है। इससे बच्चों में स्वच्छता के प्रति व्यवहार में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। दिनों जब कोरोना महामारी आई थी तो देश के अंदर ऐसे अनगिनत हाथ आगे आए लोगों की मदद करने के लिए। और सरकार, देखिए, एक व्यवस्था है, सब कुछ सरकार नहीं कर सकती है। जब तक कि समाज का सहयोग न हो, सामाजिक संस्थाओं का सहयोग न हो, इस प्रकार के हमारे संस्थानों का सहयोग न हो, जब सबका सहयोग मिलता है तो निश्चित रूप से उसमें समग्रता आती है, समग्र बन जाता है। और समग्र जब कोई चीज बन जाती है तो फिर वो आसान हो जाती है। कोई भी रास्ता अकेले चलना कठिन होता है, लेकिन जब उस रास्ते में चलने वालों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो पता नहीं लगता है कि रास्ता कब कट गया, कब मंजिल पास आ गई। तो इसलिए मैं आप सबका, मैं जिन कार्यक्रमों में भी जाता हूं उन कार्यक्रमों में एक अनुरोध जरूर करता हूं कि 2025 में जब हम राज्य की स्थापना का 25वां स्थापना दिवस मनाएंगे, रजत जयंती वर्ष मनाएंगे, तो निश्चित रूप से चाहे रॉकेट हो, चाहे हमारी डेटॉल संस्था हो, इन संस्थाओं से भी अनुरोध करूंगा कि 2025 के लिए भी, जैसे आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया और अब हम अमृत काल में प्रवेश कर गए हैं। इस अमृत काल में ही उत्तराखंड की स्थापना का रजत जयंती वर्ष भी आएगा। उस रजत जयंती वर्ष को मनाने के लिए भी आपकी तरफ से भी कोई न कोई ऐसा कार्यक्रम जरूर होना चाहिए जो हम लोग कहें, भटनागर जी, आसिफ जी, कि हमारे रॉकेट इंडिया ने, हमारे प्लान इंडिया ने और हमारे डेटॉल ने, इन लोगों ने मिलकर एक ऐसा कार्यक्रम किया है जिसको हम कहें पूरे देश में, देखिए, उत्तराखंड के अंदर ये बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में जाना जाए। देश के अंदर बेस्ट प्रैक्टिस। भारत की थिंक टैंक नीति आयोग की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मुख इस प्रकार से नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन हेतु उत्तराखंड राज्य की पूर्ण प्रतिबद्धता तथा निर्धारित टाइमलाइन का अनुपालन करना हमने सुनिश्चित किया और ये खाका मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखा है। राज्य में जहां 4457 लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिकाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुपालन में विभिन्न कार्यक्रम, प्रवेशोत्सव, आरोही, कौशलम, आनंदम, विद्या सेतु इत्यादि संचालित। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय स्टूडियो, राज्य के समस्त 13 जनपदों में 500 विद्यालयों में वर्चुअल क्लासरूम की भी स्थापना की जा चुकी है। उत्तराखंड लोक सेवकों को विशेष करके पारदर्शी स्थानांतरण हेतु वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 भी लागू किया गया है। 200 विद्यालयों में 8 व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम भी प्रारंभ कर दिए गए हैं। उच्च शिक्षा में भी 2022-23 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया गया है। विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति और इंडियन नॉलेज सिस्टम से परिचित कराने के उद्देश्य से वैदिक विज्ञान, वैदिक गणित, भगवत गीता से प्रबंधन परिचय जैसे विषयों को भी सहपाठ्य। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, इसमें वो बैडमिंटन खेलते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, हरदा युवा खिलाड़ियों की तरह ही शॉट मारते भी नजर आ रहे हैं। साथ ही हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि साल 2015 में यह तय हुआ था कि 2018 के राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होंगे और उसके अनुसार हमने तैयारियां भी की थी, लेकिन यह सपना 2023 में भी कोसों दूर दिख रहा है। 2018 के राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड और उसके अनुसार हमने तैयारी भी की, जिसमें बैडमिंटन कोर्ट से लेकर के दूसरे सभी विधाओं के नए नए कोर्ट बनाए गए। इसको नए सिरे से किया गया। महिला में पिथौरागढ़ के लिए अलग से और स्विमिंग के लिए उनकी आदि में बहुत तैयारियाँ की और उसी के तहत हमने एक्सोपर्स से लेकर के बहुत सारी और सुविधाएँ दिलाई। स्टेडियम तैयार 23 में भी उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल सुविधाएँ हैं। स्टेडियम वीरान कर दूसरी सुविधाओं का उपयोग इस राज्य का पैसा लगा है और उस पैसे का ये राज्य और खिलाड़ी किससे हिसाब मांगेंगे। हमारे सामने मणिपुर, मिजोरम,
दूसरे पहाड़ी राज्य स्पोर्ट्स पावर हाउस बने और उत्तराखंड जहाँ स्वाभाविक प्रतिभा है खेल की, वो वहाँ के नौजवानों को हम आदर्श नहीं कर रहे, नर्सरी पढ़ा नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जो लोग नीति बनाने वाले लोग हैं वो इधर 38 साल पहले झड़प के दौरान बर्फीली चट्टान की चपेट में आकर लापता हुए 19 कुमाऊं रेजिमेंट के एक जवान चंद्रशेखर हरबोला का शव सियाचिन के पुराने बंकर में मिला है। वहीं जवान चंद्रशेखर हरबोला का शव मिलने के बाद उसे उत्तराखंड के घर लाकर राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई। इस पर डिफेंस एक्सपर्ट संजय कुलकर्णी ने क्या कुछ कहा, वो आपको दिखाते हैं। कुदरत का करिश्मा, क्योंकि 38 साल के बाद लांस नायक चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर पाना खुशी भी होती है, दुख भी होता है। क्योंकि मुझे याद है 1984 में तकरीबन मई का महीना था, 38 या 29 मई का दिन था, ये पेट्रोल गया था और इसने इसको टास्क दिया था ग्यांगला में 0.5965 के ऊपर ऑक्यूपाई करने के लिए, और उसके लिए ये पेट्रोल गया था। एक अफसर और 18 जवान थे तकरीबन, और 19 कुमाऊं का ये पेट्रोल था। लेकिन एक अवलांच में ये पेट्रोल आ गया और सारे के सारे, एक अफसर और 18 जवान सारे के सारे इस अवलांच में दब गए और उसके द्वारा उनकी सबकी मृत्यु हो गई थी। तकरीबन सभी के शव हम लोगों ने पा लिए थे, 5 एक शव नहीं मिले थे, जिसमें से एक अभी 38 साल के बाद मिला है। और खुशी भी होती है कि कम से कम उसका पार्थिव शरीर मिला। दुख भी होता है कि इतना कठिन समय था, इतने कठिन मैं कहूँगा कि पहाड़ियाँ हैं, और 5965 आप समझ सकते हैं, ये मीटर्स की बात कर रहा हूँ, तो 20,000 से ऊपर के चोटियों के ऊपर जाना, उसके ऊपर कैंप लगाना, तो ऐसे टास्क करने के लिए जब जवान गए। और आपको आश्चर्य होगा कि ये जो एक अफसर लेफ्टिनेंट पुंडीर था और उसके साथ ये जो 18 जवान थे, इनमें 5 जवान ऐसे थे जो सीधे भर्ती ही हुए थे और उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं काटी थी। तो उनका पहला ही ये ऐसा, भारतीय फौज की एक परंपरा है कि अगर इस तरह के शव अगर कहीं हादसा होता है तो उनको छोड़ते नहीं हैं। तो 38 साल लगे, और ये भी अब जब पता चला कि पेट्रोल था जो सियाचिन में अभी डिप्लॉयड है ग्यांगला के इलाके में, तो उनको ये पाया गया। और उसका जो डिस्क है, क्योंकि बहुत मुश्किल है उस वक्त, अब तो बिल्कुल ही हड्डी ही रह गई होगी लांस नायक चंद्रशेखर की, पर लेकिन एक डिस्क होता है, उस डिस्क के ऊपर उस जवान का नंबर लिखा हुआ होता है और उस नंबर के द्वारा पता चलता है। तो वो एल्युमिनियम का डिस्क होता है जो तकरीबन हम लोग हाथ में बांधते हैं जब इस तरह के ऑपरेशन में जाते हैं, तो उसके द्वारा फिर पता चल जाता है कि ये जो शरीर पाया है, जो भी उसके मॉर्टल रिमेन्स हमने देखे हैं, ये किसके हैं। तो उसी से जाहिर हुआ कि ये लांस नायक चंद्रशेखर के हैं और उनके परिवार को, जो कि अभी हल्द्वानी में स्थित है, उसको सौंपा गया है। सर कितना वहीं कोटद्वार में अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर भर्ती रैली को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की तैयारियों और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जायजा लेने के लिए उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष व स्थानीय विधायक ऋतु खंडूरी भूषण पहुंची। वहीं ऋतु खंडूरी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोटद्वार एक सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ के हर घर से एक व्यक्ति सेना में अपनी सेवा दे रहा है। उत्तराखंड में अग्निवीर भर्ती रैली का शुभारंभ कोटद्वार से ही किया जा रहा है। अग्निपथ योजना का शुभारंभ बृहद स्तर पर किया जा रहा है, जिसका संदेश पूरे देश में पहुंचे। उत्तराखंड के लिए पहला मौका है जब अग्निवीर की जो भर्ती होगी वो कोटद्वार से शुरू होने जा रही है। आपका विधानसभा क्षेत्र है, क्या तैयारी क्या हुई है? देखिए, ऐसा है, अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती होने वाली है कोटद्वार से। पूरे गढ़वाल कमिश्नरी की या लोकसभा माने कल 19 तारीख से भर्ती शुरू हो रही है। करीबन 70,000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। खान पान, रहना, उनकी देखभाल के लिए पूरी व्यवस्था कोटद्वार में कर दी गई है। एसडीएम साहब को भी निर्देशित कर दिया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, बच्चों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, न रहने की
और ना खाने पीने की, हर तरह की सुविधा उनको दी जाए ताकि वो अपनी परीक्षा में बेफिक्र होकर जाएं। इन छोटी छोटी चिंताएं उनके दिमाग में ना हो, इस तरह की व्यवस्था हमने कर दी है। मुझे खुशी इस बात की भी है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी कल अग्निवीर को वहाँ से लॉन्च करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त कार्यक्रम है। मेरा मानना, एक सैनिक की बेटी हूँ, मेरा मानना ये है कि जो भी बच्चा अग्निवीर में निकलेगा और भागीदारी करेगा, वो बच्चा एक ज़बरदस्त, कहते हैं ना सोना तप के निकलता है, तो तप के जब निकलेगा तो एक आर्मी के संस्कार, डिसिप्लिन के साथ निकलेगा और इस देश के लिए एक अच्छा नागरिक साबित होगा। तो मुझे बहुत खुशी है इस योजना को आदरणीय मुख्यमंत्री जी लॉन्च करेंगे कोटद्वार से। तो आपको बता दें कि कोटद्वार में अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर भर्ती रैली को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष व स्थानीय विधायक ऋतु खंडूरी भूषण पहुंची थी। वहीं ऋतु खंडूरी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोटद्वार एक सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ के हर घर से एक व्यक्ति सेना में अपनी सेवा दे रहा है। उत्तराखंड में अग्निवीर भर्ती रैली का शुभारंभ कोटद्वार से किया जा रहा है। अग्निपथ योजना का शुभारंभ बृहद स्तर पर किया जा रहा है, जिसका संदेश पूरे देश में पहुंचे। श्रीनगर NH बागवान के पास एक प्राइवेट बस और बाइक की टक्कर हो गई। वहीं इस दुर्घटना से बाइक पर सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि दुर्घटना के कुछ देर बाद ही हाईवे से गुजर रहे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने घायलों को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया, साथ ही अस्पताल पहुंचाकर घायलों का हालचाल भी जाना। वहीं इस दौरान उनके साथ रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी भी मौजूद थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हरिद्वार दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम में शंकराचार्य राजराजेश्वर आश्रम से आशीर्वाद लिया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा कहा गया था कि तिरंगा खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं हैं। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के आह्वान पर चलाए गए हर घर तिरंगा अभियान को सफल भी बताया। कोई घर नहीं था जहाँ तिरंगा न लगा हो, और वो तो सफलता थी। अब तो हम जनता से आग्रह कर रहे हैं कि आज और कल की तारीख में उस तिरंगे को बहुत सुरक्षित ढंग से और उसको ठीक स्थान पर, अपने जो आपका देवस्थल है वहाँ पर आप उसको सुरक्षित रखें और भविष्य में फिर दोबारा लगेगा। आपके बयान का असर हो गया? नहीं, मेरे बयान का असर कोई विशेष रूप में नहीं, हमने सबके लिए कहा है। और हमको तो दिक्कत तब हो रही जब कोई कहते हुए तिरंगे के लिए पैसा नहीं है। तो आज तो जनता ने बता दिया है कि ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके पास तिरंगे के लिए पैसा ना हो। मेरे देखिए, हमने अपने कार्यकर्ता से आग्रह किया था, जनता का विषय नहीं था, हमने कार्यकर्ता से आग्रह किया था कि हमारे कार्यकर्ता इस अभियान में जुड़े हुए थे। तो हमारा विषय था कि हर कार्यकर्ता अपने घर में लगे, जिस कार्यकर्ता घर में न लगे उस पर समाज विश्वास नहीं करेगा। विषय था, उसको थोड़ा मीडिया ने थोड़ा दूसरे ढंग से प्रचारित कर दिया। लेकिन विषय क्या है कि हमारे सब कार्यकर्ताओं को घर। प्रदेश को नशामुक्त बनाने के लिए डीजीपी अशोक कुमार की अध्यक्षता में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और पुलिस की संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 2025 तक प्रदेश को ड्रग फ्री बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी विषय पर कार्यशाला में पुलिसकर्मियों के साथ चर्चा की गई। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि यह टास्क फोर्स केवल आम जनमानस तक ड्रग्स पहुँचाने वाले पेडलर्स को ही नहीं, बल्कि जहां से ड्रग्स की सप्लाई हो रही है उन साथी ड्रग माफियाओं को पकड़ने का काम भी करेगी। उन्होंने बताया कि पहले भी कई ड्रग्स माफिया पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है, लेकिन इस टास्क फोर्स के गठन के बाद से विभाग और भी बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। मंत्री जी ने, आपको पता ही है कि 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य रखा है और उसके लिए एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स का गठन किया है, तीनों स्तर पर, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और थाना लेवल पे। तो हम लोगों ने उसी दिशा में, हम लोग सब उत्तराखंड पुलिस काम कर रही है और आज देहरादून पुलिस को, इनके समस्त थानाध्यक्षों को और अन्य अधिकारियों को हमने एक ड्रग्स पे कैसे इफेक्टिव कार्रवाई की जाए और कैसे जीरो टॉलरेंस तक आया जाए, इसके संबंध में एक पूरी वर्कशॉप आयोजित की है, जिसमें हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण और लॉ के जो वो हैं ज्वाइंट डायरेक्टर वगैरह, उनके थ्रू हमने इनको इस वर्कशॉप के माध्यम से एक कोशिश, प्रयास है हमारा कि हम इनको संवेदनशील भी कर सकें और इनकी कार्रवाई को और ज़्यादा प्रभावी कर सकें।
एनफोर्समेंट और अवेयरनेस दोनों में किस तरह से पुलिस और ज़्यादा प्रभावी हो सकती है, वो हमने इनको बोला है। साथ ही साथ इनकी एक अकाउंटेबिलिटी भी है, जैसा मैंने कहा सामाजिक जिम्मेदारी, साथ ही साथ संवैधानिक जिम्मेदारी और अपना थानाध्यक्ष होने के नाते जो इनकी जिम्मेदारी है उसका भी इनको एहसास दिलाया है। और मुझे विश्वास है कि जल्दी हमें जो है और ज़्यादा बड़ी सफलताएं। अल्मोड़ा पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद प्रदीप टंडन ने उत्तराखंड अधीनस्थ आयोग में पेपर लीक मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग सरकार से की है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि इस गड़बड़ झाले में ब्यूरोक्रेट समेत सफेद पोस्ट भी शामिल हैं। इसलिए जब से राज्य में अधीनस्थ चयन आयोग गठित हुआ है तब से अभी तक के पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि दोषियों के चेहरे जनता के सामने आ सकें। प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब से अधीनस्थ चयन आयोग बना है और अभी तक सरकारी उस नौकरियों में भर्तियों पर भ्रष्टाचार का प्रश्न उठा है। मेरा सवाल यह है कि आप राज्य के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, राज्य के लोगों को एक ऐसे अधिकारी, ऐसे कर्मचारी मत दीजिए जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो। सरकार ने एसआईटी बना के छोटे छोटे कारिंदों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी तक इस बात को नहीं समझ रही है कि जो उच्च स्तरीय पर बिना राजनीतिक शरण के या तो मंत्रियों का या सचिव स्तर के अधिकारियों के संरक्षण के ये मामला बाहर नहीं आ सकता है। और सबसे बड़ा सवाल है कि अधीनस्थ चयन आयोग ने अपनी परीक्षाओं की जब खुद की उसकी जिम्मेदारी है, उसने आउटसोर्सिंग क्यों की है? और मुझे लगता है आउटसोर्सिंग के माध्यम है जहां पर सरकार में दबाव डाल के अपने चेतों को आउटसोर्सिंग की जाती है। वो बुलेटिन में खबरें और भी हैं, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं अगली खबर का। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोटद्वार का दौरा करेंगे। 19 अगस्त से कोटद्वार में शुरू हो रही अग्निपथ भर्ती योजना में शामिल होने वाले युवाओं के लिए निःशुल्क रहने और खाने की व्यवस्था का सीएम पुष्कर सिंह धामी उद्घाटन करेंगे। एक और जहां मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर जारी हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया है और सीएम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अंतिम तैयारियां चल रही हैं। गौरतलब है कि कोटद्वार में 19 अगस्त से 31 अगस्त तक अग्निपथ भर्ती योजना का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गढ़वाल मंडल के 7 जनपदों के लाखों युवा भाग ले रहे हैं। ड्यूटी सीएम साहब स्टेट के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, उनका विजिट कल कोटद्वार में होना है, तो हमने प्रॉपर जो उनका ड्यूटी स्पॉट जिन स्पॉट पे सर का प्रोग्राम होना है उस हिसाब से प्रॉपर ड्यूटी चार्ट बनाया हुआ है। बाकी जो उससे संबंधित जो अदर हमको जानकारियाँ सतर्कताएं बरतनी, वो हमारा काम लगातार चल रहा है। अगर रूट की बात, अभी चूँकि वो एग्जैक्ट प्रोग्राम कहाँ से कहाँ तक का ये अभी हमको नहीं पहुँच पाया है। अगर ऐसा कुछ डाइवर्जन की ज़रूरत पड़ी तो हम कोशिश करेंगे कि जनता को कम से कम असुविधा हो। जम्मू कश्मीर के बारामूला क्षेत्र में दुश्मनों से लोहा लेते हुए देश के लिए शहीद हुए तीर्थ नगरी के लाल राकेश डोभाल को मरणोपरांत वीरता के लिए पुलिस पदक देने की घोषणा की गई है। वहीं सेना की ओर से शहीद राकेश डोभाल के परिवार को यह सूचना दे दी गई है। शहीद के परिजनों ने इस घोषणा का स्वागत करते हुए इस पदक को बेटे की शहादत का सम्मान बताया है। शहीद राकेश डोभाल की बेटी ने इस सम्मान पर गर्व महसूस किया है। बेटी का कहना है कि वह भी अपने पिता की तरह सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहती है। मेरे पिता शहीद राकेश डोभाल जी को देश के लिए अपना बलिदान दिया है। माननीय राष्ट्रपति के द्वारा हमारे परिवार को वीरता का पुरस्कार मिलेगा। मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी। 15 अगस्त के आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को जिन्होंने अपना बलिदान इस देश के लिए किया है, उनको मैं नमन करूंगी और उनके परिवार को जय हिंद बोलूँगी और आगे जाके मुझे भी मेरे पापा की तरह देश की सेवा करने का मौका।
नैनीताल के एक होटल में महिला का बाथरूम में नहाते समय होटल के किसी कर्मचारी द्वारा वीडियो बनाने का मामला सामने आया है, जिसकी सूचना डायल 100 पर पुलिस को दी गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक होटल में दिल्ली निवासी महिला पर्यटक स्नान कर रही थी कि तभी वेंटिलेशन से किसी व्यक्ति द्वारा मोबाइल से वीडियो बनाते देख महिला ने शोर मचाना शुरू कर दिया। जिसके बाद महिला की आवाज़ सुन जब तक महिला का पति आया तब तक वो व्यक्ति वहां से भाग चुका था। सूचना मिलने पर पुलिस ने एक रूम सर्विस वाले कर्मचारी को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। होटल में एक कर्मचारी था, उनके सर्वेंट क्वार्टर और जो जिस रूम में महिला रह रही थी वो दोनों आसपास थे। तो जब वो नहाने गई होगी तब उसने वीडियो बनाने की कोशिश करी। इसके बाद उसने 112 पे कंप्लेन करी और उसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें FIR दर्ज कर दी गई है। तो तो इसके लिए मेन यही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता करें और एकदम त्वरित कार्रवाई करें, क्योंकि जब तक उसमें पनिशमेंट नहीं मिलेगी तो एक लेसन भी नहीं मिलेगा आगे लोगों को इस तरीके की कोई भी चीज़ करने का सोचना ही नहीं। जी, अभी इस चीज़ की पुष्टि नहीं हुई है कि उसने शराब पी रखी थी या नहीं पी रखी थी। अगर इसकी पुष्टि हो जाएगी तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई होगी और अगर किसी भी होटल में इस तरीके की कोई भी हरकत होती है तो उसके लिए भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में होटल्स को एक बार सूचित। खानपुर विकासखंड के चंदपुरी गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय परिसर में बारिश होते ही विद्यालय तालाब में तब्दील हो जाता है। वहीं इस पूरी समस्या की जानकारी देते हुए राजगीर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य विनोद कुमार ने बताया कि चंदपुरी गांव का राजकीय प्राथमिक विद्यालय भी बारिश के समय जल भराव की समस्या से जूझता है। प्रधानाचार्य और छात्रों ने बताया कि विद्यालय परिसर सड़क से काफी गहरा और सड़क का ढलान स्कूल की तरफ होने से बारिश का सारा पानी विद्यालय परिसर में जमा हो जाता है, जिससे गंदगी के चलते बच्चों में बीमारियां फैलने की आशंका बढ़ जाती है। वो पानी की है। जब भी बरसात होती है तो ऊपर से जितने भी मकान है, ये नालियाँ बनी हुई, सारा पानी ये ढलान सा है तो हमारे गेट के अंदर सारा पानी आ जाता है और उससे जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं उन्हें स्कूल आने जाने में बहुत कठिनाई होती है। कई बार तो बच्चे फिसल के पानी में गिर भी जाते हैं। और अभी परसों जो बारिश हुई बढ़िया, तो हमें जाने में हमें भी 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ा, 2 घंटे। जब ये पानी कम हुआ तब हम अपना जाता है जी इंगो को रास्ता आने की संभवता रहती नहीं जी। पैर इंगो को आओ जी, जब इंगो को आते हैं तो कभी गिर जाते हैं जी, कभी रपट को जी, कभी जूते बन जा। जिसमें बराया होना चाह पहले तो मट्टी गिर गया जी। जी यहाँ पे गहरा है। रामनगर में निवारण सेवा समिति द्वारा कूड़ा निस्तारण को लेकर किए गए उत्कृष्ट कार्य के चलते प्रदेश सरकार ने रामनगर नगर पालिका को तृतीय स्थान देकर सम्मानित किया है। वहीं कुमाऊं में नगर पालिका ने इस क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। समिति द्वारा किए गए इस बेहतर कार्य पर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए पुरस्कार के बाद स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम ने आयोजित एक कार्यक्रम के तहत निवारण सेवा समिति को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। पालिका अध्यक्ष समिति एवं उसके कर्मचारियों द्वारा कूड़ा निस्तारण के लिए दिए गए कार्यों के उनकी प्रशंसा करते हुए क्षेत्र की जनता से भी सहयोग करने की अपील की है। पहले 2 तारीख को हम लोग गए थे, ईओ साहब भरत त्रिपाठी जी और हम, तो हमें उन्होंने एजाज़ से नवाजा। मुख्यमंत्री थे, सतपाल महाराज जी थे और सचिव थे, उन्होंने हमें वहाँ नवाजा, सर्टिफिकेट दिया। तो आज मुझे बड़ी खुशी ये हुई कि निवारण सेवा समिति जो है, जिसके बानी मुबानी अनिल मिश्रा हैं, विनीत मिश्रा हैं, ये शुक्ला जी हैं हमारे, ये 3 स्तंभ हैं और इनकी जो टीम है उसने शहर के अंदर ऐसा काम करके दिखाया है कि जिससे मैं ही गदगद नहीं हुआ बल्कि प्रशासन गदगद हो गया। हद तो ये है कि तमाम हमारे जो सचिव वगैरह हैं जो इसको देखते हैं वो बड़े खुश हुए और उन्होंने आज इन्हें बुला के एक सर्टिफिकेट दिया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मधुबन आश्रम में कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। 18 अगस्त को कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम होगा, जबकि 19 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। 20 अगस्त को नंदोत्सव मनाया जाएगा। कार्यक्रम की सभी तैयारियां मधुबन आश्रम ने पूरी कर ली हैं। कार्यक्रम की तैयारियों और अधिक जानकारी के लिए मधुबन आश्रम में आश्रम के महंत
परमानंद दास प्रभु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बताया गया कि 18 अगस्त को कई स्कूलों के छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, जिसमें बेहतर प्रस्तुति देने वाले छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जाएगा। इस बार हर साल की तरह जो है बच्चों के लिए, मुख्य रूप से स्कूल के बच्चों के लिए लगभग इस साल 50 स्कूलों के बच्चे और उनके 1500 स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उनको जो जज करने के लिए जो है अपने ऋषिकेश से बाहर के अन्य राज्यों से जो है जजेस आ रहे हैं और लोग भगवान का दर्शन करें, भगवान को याद करें, भगवान का कीर्तन करें। इसलिए जो है बहुत सुंदर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जो है तैयार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।